हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शमा। आज फिर लेकर आई हूँ मैं पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री एग्जाम के पॉलिटी के। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सही मिलान नहीं किया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक सब्जेक्ट दिया गया है, एक संबंधित आर्टिकल दिया गया है और ये पूछा जा रहा है कि किसका सही मिलान नहीं किया गया है। तो जो सही नहीं है वही आपको देखना है। तो सबसे पहले क्या है ऑप्शन में, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। आर्टिकल कौन सा दिया गया है, 50। अनुसूचित जातियों के शैक्षिक हितों का संवर्धन, आर्टिकल कौन सा दिया गया है, 46। सहकारी समितियों का संवर्धन, आर्टिकल क्या दिया गया है, 43A। लास्ट है ग्राम पंचायतों का संगठन और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाना, यहाँ पर आर्टिकल दिया गया है 40। तो अब ये पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहला वाला करेक्ट है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 50 में दिया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अनुसूचित जातियों के शैक्षिक हितों का संवर्धन, ये भी करेक्ट है, आर्टिकल 46 में दिया गया है। इसके बाद आता है सहकारी समितियों का संवर्धन। सहकारी समितियों का समर्थन दिया गया है आर्टिकल 43B में। अब आर्टिकल 43A में क्या दिया गया है, तो आर्टिकल 43A में ये दिया गया है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इन इंडस्ट्रीज में किसका वर्कर्स का मैनेजमेंट में पार्टनरशिप। ये कहाँ दिया गया है, तो यहाँ पर क्या बताया गया, सहकारी समितियां तो 43B में दी गई हैं, लेकिन 43A में बताया गया है कि जो वर्कर होंगे वो भाग ले सकेंगे। किसमें भाग ले सकेंगे, जो भी उद्योग होंगे, जो भी इंडस्ट्रीज होंगी, उसके जो भी मैनेजमेंट है उसमें भाग ले सकेंगे। तो ये कहाँ बताया गया है, 43A में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया था, राइट आंसर हो गया था सी, ये करेक्टली मैच नहीं है। ग्राम पंचायतों का संगठन और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना, ये आर्टिकल 40 में ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है। वित्त आयोग से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, आर्टिकल ध्यान रखना है 280। अब इसका प्राथमिक कर्तव्य क्या है, पहला क्या दिया गया है, संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर सिफारिशें देना। दूसरा है केंद्रीय बजट तैयार करना। तीसरा है वित्तीय मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों विभागों को निधियां आवंटित करना। तो पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा, संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर सिफारिशें देना, पहला वाला करेक्ट है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका सही मिलान नहीं किया गया है। प्रावधान दिए गए हैं और स्रोत दिए गए हैं, प्रावधान और स्रोत। तो पहला क्या प्रावधान है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, इसका स्रोत दिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तो करेक्ट है। पूछा क्या जा रहा है, नहीं, कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से, करेक्ट है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से ली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया, गलत। कहाँ से ली गई हैं, कनाडा से। और आपातकालीन शक्तियां कहाँ से ली गई हैं, जर्मनी से, करेक्ट। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूछा क्या जा रहा था, निम्नलिखित में से किसका सही मिलान नहीं किया गया है, तो सी का सही मिलान नहीं किया गया है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ये जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं, वो कनाडा के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो भारत की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है अमेरिका के संविधान से। तो अब यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, पहला है संप्रभु, दूसरा है लोकतांत्रिक और तीसरा है धर्मनिरपेक्ष, लास्ट है संघीय। तो ये तीन जो पहले के वर्ड हैं ये लिए गए, ये वर्ड लिया गया है, संप्रभु, लोकतांत्रिक है वहां पर, धर्मनिरपेक्ष है, संघीय नहीं है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, 3 और शब्द जोड़े गए थे, जिसमें पहला
समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, इसे पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगर पंथ निरपेक्ष लिखा हो तो भी ध्यान रखना है। और लास्ट अखंडता। ये 3 वर्ड कब जोड़े गए? 1976 में। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कब जोड़े गए? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इन्हें काल अनुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। फिर से सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आ गया है। अब सीक्वेंस में क्या है? सबसे पहले दिया है गोलकनाथ केस, ये पहले भी मैंने बताया था 1967 में। इसके बाद केशवानंद भारती, ये भी आपको बताया गया है 1973 में। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये हुआ था इसके बाद, ये हुआ था 1971 में। 42वां संविधान संशोधन जस्ट अभी आपको बताया है 1976। तो अब यहाँ पर क्या लगाना है? सीक्वेंस में लगाना है। तो सीक्वेंस में क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 2 4। अब यहाँ से 1 3 2 4, पहला ये राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पहली बार राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? बहुमत की क्लास में आपको बताया था कि एक ऐसा विधेयक है लोकसभा में ही पेश किया जाता है और ये विधेयक है धन विधेयक। धन विधेयक के बारे में आर्टिकल, धन विधेयक से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? 110। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो धन विधेयक आर्टिकल होता है वो केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है और ये पास किससे होगा? ये साधारण विधेयक से पास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित संविधान की मूल संरचना की अवधारणा को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित में किया गया था। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? संविधान की मूल संरचना। केशवानंद भारती का केस जो देखा था 1973 वाला, इसी में मूल संरचना आई थी। अब यहाँ पर क्या है? यूसुफ बनाम बॉम्बे, गोलकनाथ, चित्रलेखा बनाम केशवानंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस है वो किससे रिलेटेड है? बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? मूल संरचना, संविधान की मूल संरचना। तो नेक्स्ट यहाँ पर राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग आपदा प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय में नोडल विभाग है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? अब यहाँ पर गृह मंत्रालय है, ये जो आपदा मंत्रालय होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA बोलते हैं इसको। तो ये जो NDMA है, इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? आता तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लेकिन इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो गृह मंत्री नहीं होते, प्रधानमंत्री होते हैं, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिविल सेवा सुधारों पर PC होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 2003, 2004, 2005, 2006। तो PC होता का समिति जो थी उसका गठन किया गया था 2004 में। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, समिति से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है तो समिति को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है? बलवंत राय मेहता कमेटी कब की है? 1957 की। इसके बाद LM सिंघवी 1986, अशोक मेहता 1977 और GKV राव 1985। ये ध्यान रखिएगा, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई मिलान करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? अंतरराज्यीय परिषद आर्टिकल 263।
अब यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, पुंछी समिति, पुंछी समिति, राजमन्नार समिति, और क्या दिया गया है, कोठारी समिति, सरकारी आयोग। ये 4 समिति के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, पुंछी समिति, केंद्र और राज्यों के संबंध से संबंधित है। ये भी केंद्र और राज्यों के संबंध से संबंधित है। अब यहाँ पर ये कब स्थापित की गई थी, इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 2007 में। और राजमन्नार समिति का गठन कब हुआ था, 1969 में। कोठारी समिति ये है शिक्षा प्रणाली से संबंधित। अब क्या है, जैसे पहले क्या होता है 10+2+3, ये जो रिकमेंडेशन है ये इसी आयोग ने दिया था, इसी समिति ने दिया था, कोठारी ने। कब स्थापित हुई थी ये, 1960, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1964 में। पहले 10 10वीं तक पढ़ाई, उसके बाद 2 उच्चतर माध्यमिक और उसके बाद ग्रेजुएशन। तो ये 3, ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसी समिति ने दिया था। और लास्ट क्या है, सरकारी आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1983 में। राइट आंसर यही है, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो राइट क्वेश्चन आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम कब पारित किया गया। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम कब पारित हुआ। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, पंचायत देखते ही 1992 नहीं लगा देना है, अगर ऑप्शन में है, ऑप्शन में फिलहाल है ही नहीं 1992। पंचायत आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार। अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार कब किया गया था, 1996 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं किया था। इसमें से एक ऐसे हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं किया, बाकी ऐसे हैं जो पहले उपराष्ट्रपति रहे और बाद में राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन क्या है, आर वेंकटरमन, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब यहाँ पूछा जा रहा है ये जो राष्ट्रपति हैं इनमें से कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति नहीं रहे। तो राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। तो यहाँ पर क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर ये याद रखना है कि जो राष्ट्रपति का जो पद है आर्टिकल 52 में है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिया गया त्यागपत्र किसको संबोधित होता है। सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति यानी कि शपथ कौन दिलाते हैं उनको, भारत के राष्ट्रपति। तो ये जो अपना त्यागपत्र है वो किसको सौंपेंगे, भारत के राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। नीति निर्देशक तत्वों डीपी, एसपी और मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, इन दोनों का ही क्या पूछा जा रहा, भाग है। तो एक इनमें से क्या एक ऐसा है जो दोनों में ही मिलता है। तो पहला क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, तो ये नहीं है, ये डीपीएसपी है। पर्यावरण का संरक्षण, अभिभावक बच्चों की शिक्षा का अवसर देना, नहीं है। सामान्य नागरिक संहिता, ये क्या है, ये है डीपीएसपी। और अभिभावक बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, यह है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण, ये क्या है, ये डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व भी है और ये मौलिक कर्तव्य भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, पर्यावरण का संरक्षण। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच निम्नलिखित द्वारा की जाती है। यहाँ पर वही क्वेश्चन है जो कल किया था, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की जांच कौन करता है। तो कल आपको बताया था लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है, और ये भी बताया था कि लोक लेखा जो समिति है इसका जो कब बनी थी, 1921 से। अब यहाँ पर 2 समिति और दी गई है, एक है प्राक्कलन समिति और एक है सार्वजनिक उपक्रम समिति। लेकिन कल आपको ये भी बताया था कि इसमें कितने मेंबर होने चाहिए, कितने मेंबर होते हैं, टोटल 22 मेंबर होते हैं। 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। ठीक वैसे ही जो सार्वजनिक उपक्रम की समिति होती है यहाँ पर भी 22 मेंबर होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से और बाकी होते हैं राज्यसभा से 7 मेंबर, ये ध्यान रखना है। अब इसका बात क्या है, प्राक्कलन समिति, इसमें कितने होते हैं, इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं। ये जो 30 मेंबर होते हैं ये सारे ही मेंबर किसके होते हैं, लोकसभा के होते हैं।
दोबारा से बता देती हूँ। प्राक्कलन समिति 30 मेंबर होते हैं, सारे लोकसभा के होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के होंगे और 7 राज्यसभा के होंगे। लोक लेखा समिति 22 मेंबर होते हैं टोटल, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसकी जो स्थापना वर्ष है वो है 1950। ये कब बनी थी? 1964 में, ये ध्यान रखना है। 1950 में, 1964 में और 1921 में। कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर। कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर। कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर। कहाँ से होते हैं? लोकसभा से ही होते हैं केवल, और यहाँ पर 15 लोकसभा से और बाकी के राज्यसभा से, 7 राज्यसभा से। सेम यहाँ पर भी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में पहली महिला अध्यक्ष थी? पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अनुसूची 12 अनुसूची बता चुकी हूँ, मिलान कर लेते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? इसको क्या बताया था मैंने? A, B, C। तो यहाँ पर सी की और शाह की दोनों की साउंड सेम होने की वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शपथ या प्रतिज्ञा। चौथी अनुसूची, इसको डिफाइन किया था डी से, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन, राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन। सातवीं अनुसूची, लिस्ट दी गई थी यहाँ पर, संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों की विषय वस्तु की सूची। तो जो लिस्ट दी गई है वो 7वीं में दी गई। 8वीं भाषा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा, इसका अगर राइट आंसर लगाना हो तो ऐसे लगाएंगे कि ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 109 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आर्टिकल ध्यान रखना है, ये आर्टिकल 108 है। संयुक्त बैठक के लिए आर्टिकल 108 है। तो पहला तो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये करेक्ट है। बुलाता कौन है बैठक को? राष्ट्रपति, लेकिन जो अध्यक्षता की जाती है वो अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? सही पूछा जा रहा है तो केवल 2 सही होगा। लास्ट है डी, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य है। दूसरा क्या है कथन? अटॉर्नी जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले आर्टिकल महान्यायवादी, आर्टिकल कौन सा है? 76। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो, उन्हीं को ही महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सबसे पहले वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा क्या है? उन्होंने 5 ईयर तक एज एन जज के रूप में हाई कोर्ट में अपनी सर्विस दी हो, मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उन्हें एज ए जज हाई कोर्ट में। या फिर अगर ये नहीं है तो फिर लगातार 10 साल तक एडवोकेट के रूप में हाई कोर्ट में काम किया हो। इसके अलावा वो राष्ट्रपति की राय में एक अच्छे न्यायविद होना चाहिए। तो दूसरा यहाँ पर क्या दिया गया है? अटॉर्नी जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह हटाया जा सकता है, ये गलत है। राष्ट्रपति जब चाहें उन्हें हटा सकते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा था? सही स्टेटमेंट। तो सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? पहली करेक्ट है और दूसरी रॉन्ग है, और सही स्टेटमेंट तो केवल एक, ये सही स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? पहला क्या है? अत्याचार के खिलाफ निषेध, आत्म अभिशंसन के खिलाफ निषेध, पूर्व व्यापी कानून, दोहरी सजा। तो ये नहीं है। यहाँ पर क्या है? ये 3 जो कथन है वो दिए गए हैं, वो किससे रिलेटेड है? 20 में दिए गए। तो पहला क्या है? आत्म अभिशंसन के खिलाफ, खुद के खिलाफ गवाही देने से मना है। दूसरा क्या है? पूर्व व्यापी कानून,
जो कानून पहले से ही चला आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। फ्यूचर में अगर कोई कानून बनेगा उसके अकॉर्डिंग सजा नहीं दी जा सकती। लास्ट क्या है, दोहरी सजा का प्रावधान। एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर ये तीनों किसमें है, ये तीनों है आर्टिकल 20 में। लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा हिस्सा नहीं है, तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, अत्याचार के खिलाफ निषेध। तो इसी के साथ आज की क्लास को क्लोज करते हैं। आई होप इन क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने वाले टाइम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन तो आप लगा ही लोगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।